Hello students. In last video we studied about the translation process, and in this video we are going to start our very next topic from NCERT, that is regulation of gene expression. So in this video we will study about the lac operon, the switching on and off of the various genes, right? So in this video we will understand what is the regulation of gene expression refers. So it refers to the expression of a particular gene, and as you all know that जो जीन होती है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करती है और रेगुलेटेड होती है बहुत सारे लेवल्स पर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो यूकारियोट्स में बहुत सारी जीन्स जो होती हैं वो कई बार ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रेगुलेटेड रहती हैं. किसी किसी में सिर्फ प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग होती है आरएनए की. किसी किसी जीन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और ट्रांजिशनल लेवल जो होता है उसमें भी जो जीन्स होती हैं वो रेगुलेट हो सकती हैं. तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं. देखिए, ट्रांसक्रिप्शन लेवल यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाना. ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो जाना. दूसरा स्टेप होता है प्रोसेसिंग, यानी कि मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी प्रोसेसिंग हो जाना, यानी कि स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग वगैरह वगैरह वो हो जाना. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें हमारा मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है. डीएनए से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में फॉर्म होता है. उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए अगर हम यूकारियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन के लिए जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा सेल के, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही हमारे सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में ही प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि फर्दर प्रोसेस ट्रांसलेशन होगी, राइट. सो थर्ड स्टेप इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ इज़ ट्रांसलेशनल लेवल जिसमें लास्ट ट्रांसलेशन होती है. तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के रेगुलेशन के. आगे देखिए, अगर हम बात करें इकोलाई की, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जो रहता है बैक्टीरिया, तो ये कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए कुछ डाइसेक्राइड जैसे कि लैक्टोज़ है, गैलेक्टोज़ है, ग्लूकोज है, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कुछ कैटलिस्ट को यूज़ करता है, ठीक है. और उसको उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए कुछ एंजाइम की इसको ज़रूरत होती है, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प्स इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ गैलेक्टोज, राइट. तो ये उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल और उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो किस तरीके से इसमें जीन का रेगुलेशन होता है, तो प्रोकारियोट्स में एक बहुत ही सिंपल मेथड को यूज़ करते हैं जीन एक्सप्रेशन और जीन कंट्रोल के लिए. तो इसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं लैक ओपरेन. लैक ऑपरेन से हम समझ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जो होता है उसका जो ऑपरेशन होता है उसको हम लैक ऑपरेन बोलते हैं. तो इसमें लैक्टोज़ के लिए लैक जो है ये सजेस्ट किया गया है, ठीक है. इसको हम ओपरॉन बोलते हैं. बहुत सारे ओपरॉन होते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफन ओपरेन, हिस ओपरेन, वैलिन ओपरेन, ठीक है, एलेनिन ओपरेन, बहुत सारे अलग अलग तरह के ओपरेन होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम लैक्टोज़ का जो होता है लैक ओपरेन उसको हम पढ़ेंगे. तो इसमें हम सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे. देखिए, डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है,
राइट। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए ये डीएनए की प्रोमोटर साइट है जहाँ से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ पर जब भी मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रेजेंट होता है जो कि आई जीन से ट्रांसक्राइब होता है। यानी कि जो आई जीन है ये ट्रांसक्राइब किसको करता है? रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। तो अगर आई जीन इसकी एक्टिवेट होती है तो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जो होता है ये बन जाता है। जब रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसकी नेक्स्ट प्रोमोटर साइट के बाद एक ऑपरेटर साइट होती है जहाँ पर ये हमारा रिप्रेसर जो मैसेंजर आरएनए होता है ये बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आगे की जो भी हमारी सिस्ट्रोम्स हैं यानी कि आगे की जो भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके लिए जो प्रेजेंट जीन्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं। यानी कि जेड जो जीन है उसका मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाएगा, वाई जीन का भी मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाएगा और ए जीन का भी मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर एब्सेंट है। तो ये है केस फर्स्ट। केस सेकंड में थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है देख लेते हैं हम। देखिए केस सेकंड में क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस है। आई जीन से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए तो फॉर्म होता है। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जो कि ऑरेंज कलर का हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये तो फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक येलो कलर का इंड्यूसर भी प्रेजेंट होता है। और ये इंड्यूसर क्या करता है? इससे पहले कि ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए इस ओ साइट को ब्लॉक कर दे, इसको बाइंड कर दे, इससे पहले ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देता है। क्योंकि रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए इंड्यूसर की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो चुका है तो हमारा जेड जीन भी वर्क करेगा। जेड जीन वर्क करेगा तो इसका मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। वाई जीन भी वर्क करेगा, वाई जीन वर्क करेगा तो इसका भी मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। ए जीन भी वर्क करेगा और ए जीन वर्क करेगा तो इसका भी मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। अब ये जो हमारा ग्रीन वाला मैसेंजर आरएनए है ये हमारा काम का मैसेंजर आरएनए है जिसे हम कहते हैं लैक mRNA। क्यों? क्योंकि ये लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में हेल्पफुल होता है, लैक्टोज के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। अब जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो कि गैलेक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में हेल्पफुल होता है। वाई जीन से बनता है परमेज एंजाइम और ए जीन से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम ही ई कोलाई के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस करती है तो वो किसी कंडीशन पर ही करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। देखिए अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पैनक्रियाज है, ह्यूमन पैनक्रियाज है, तो ह्यूमन पैनक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और इंसुलिन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पैनक्रियाज होती है इससे कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं ये सिक्रेट होते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हमारी पैनक्रियाज से ही ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं? भाई हमारे स्टोमक से भी हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से भी हो सकते हैं, है तो सब हमारे अंदर ही, लेकिन ऐसा क्यों होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि जो किडनी के ऊपर जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं उससे एड्रेनलिन हार्मोन ही क्यों सिक्रेट होता है? भाई उससे इंसुलिन भी सिक्रेट हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता है?
इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जीन को ही अलाउ करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर जीन ही एक्सप्रेस कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने एक छोटे से सेल में यानी कि एक बैक्टीरियल सेल में, एक प्रोकार्योटिक सेल में समझा है कि किस तरह से जीन एक्सप्रेस करती है। अगर इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या होता है? गैलेक्टोज, राइट। अगर लैक्टोज, राइट। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर क्या है? ये जो येलो कलर का है ये इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडोज भी बनेगा, परमेज भी बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज भी बनेगा, सब बनेगा, क्योंकि ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर साइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है और सारी की सारी जीन्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं, उनका मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है और सभी के सभी एंजाइम्स भी ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है ये ऑपरेटर साइट को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ZYA तीनों ही जीन्स एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाती हैं। तो बेटा ये था लैक ओपरिन, ठीक है। एक बार हम NCERT में देख लेते हैं किस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए NCERT में जैसे कि आप लोगों को बता रखा है कि देयर आर 3 जीन्स ZYA डेट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड these are beta galactosidase. It is responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose, ठीक है। ये लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए यानी कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये इसके मोनोमेरिक यूनिट्स में तोड़ देता है। यानी कि जो लैक्टोज होता है ये 2 यूनिट्स से मिलकर बना होता है, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ये इसको सिंगल यूनिट में तोड़ देता है, ठीक है। किस किस में तोड़ देता है? गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। वाइजीन जो होता है ये कोड करता है परमिएज को, जो कि परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करता है किसकी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सेल्स के अंदर। जो ए जीन होता है ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, और ये तीनों ही जीन जो होते हैं ये ओपरेन में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये तीनों जीन्स नहीं होंगे तो लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैक्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है। जब तक ये लैक्टोज हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जब तक ये लैक्टोज अपने मोनोमर्स में नहीं टूटेगा, तब तक इससे इस सेल को ई कोलाई को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक इसको इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसके डाइजेशन के लिए या इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? इन तीनों एंजाइम्स की। किस किस एंजाइम की? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज और परमेज, राइट। तो इसमें आगे दे रखा है कि लैक्टोज जो होता है ये सबस्ट्रेट होता है इन सभी एंजाइम्स के लिए, ठीक है। एक्ट करता है इंड्यूसर की तरह से। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो क्या होता है? जो मैसेंजर आरएनए होता है आई जीन का, जिसे हम रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, वो ब्लॉक कर देता है फर्दर प्रोसेस को, जिसकी वजह से तीनों की तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और तीनों के तीनों एंजाइम्स नहीं फॉर्म हो पाते हैं। लेकिन अगर रिप्रेसर जो होता है उसको इंड्यूसर ब्लॉक कर देता है तो सभी के सभी जो भी जीन्स होती हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, तो उनका मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है तो उनसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो प्रोटीन क्या है? तो फर्स्ट प्रोटीन इज द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सेकंड इज परमेज एंड थर्ड इज ट्रांस एसिटाइलेज, एंड दोस all 3 proteins are required for the metabolism of lactose, and this hydrolysis lactose into galactose and glucose. होपफुली आपको लैकोपरिन इस तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं।
तो जीनोम का सबसे पहले हम जीनोम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ जीनोम। देखिए जो हमारा पूरा का पूरा डीएनए होता है, देखिए ये अपने आप को इस तरीके से रिपीट करता रहता है, ठीक है। एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर होता है। मैंने आप लोगों को शायद इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ से लेके सन तक के अगर 7 आप लोग राउंड्स लगाएंगे तो हमारा डीएनए जो होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमारे सभी सेल्स में इतना डीएनए प्रेजेंट है। तो इतना डीएनए को हम लोग स्टडी तो कैसे कर पाएंगे? तो जीनोम का मतलब होता है कि हमारा जीनोम जिसके अंदर हमारी A to Z सभी जीन्स हम प्रेजेंट हो और हम सभी जीन्स को स्टडी कर लें, उसको हम जीनोम बोलते हैं। जीनोम का मतलब होता है कि उसमें सभी की सभी जीन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि हम ह्यूमन्स के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उनके बारे में स्टडी करें और उनकी किस तरीके से सीक्वेंसिंग है, किस तरीके से बेस पेयर्स की मदद से ये पर्टिकुलर जीन्स फॉर्म है, उसको हम स्टडी करें, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये और बहुत सारे इसमें जीन्स प्रेजेंट हैं जिसको हमें सीक्वेंस भी करना है, स्टडी भी करना है और इसका पूरा का पूरा डाटा बेस भी तैयार करना है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए $3 का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगता है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जितने हमारे अंदर जीन्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग $9 बिलियन का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने बताया था हमारा जीनोम कितना बड़ा है, तो अगर हम अपने जीनोम को स्टडी करेंगे और उसको एक बुक लिख देंगे उसके ऊपर, तो एक बुक में तो नहीं आएगा। अगर जो हम बुक्स में भी अगर उसको लिखेंगे तो 1000 लेटर्स भी अगर एक पेज पर लिखेंगे तो 1000 पेजेस की 3300 ऐसी बुक्स आएंगी जिसमें हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा। तो 3000 बुक्स मायने रखती है। आप लोग मुझे नहीं लगता कि 300 बुक्स भी पढ़ सकते हो अपनी लाइफ टाइम में, पेज बाय पेज, 1 by 1। सो ये बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, तो आप लोग सोच सकते हैं। बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं इसमें जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा आता है, जितना भी हमारा जो डेटा है उसको हम एक किसी पर्टिकुलर डाटाबेस में स्टोर करें और उस डाटाबेस को हम रिट्राइवल यानी कि दोबारा देखने के लिए उसको एनालाइज करने के लिए रखें किसी भी कंप्यूटेशनल डिवाइस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जितनी भी आजकल की जो भी बायोलॉजिकल कंपनीज़ होती हैं जो वैक्सीन फॉर्म करती हैं या कोई ड्रग्स को फॉर्म करती हैं या किसी भी ऑर्गेनिज़म का जीनोम को स्टडी करते हैं, तो सभी इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ science in which the biological information is kept in a data storage in a computational devices। किसी कंप्यूटर डिवाइसेस में इस डाटा को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, राइट। गोल्स क्या होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 20,000 से लेके 25,000 जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है हमारे डीएनए में, उनको हम आइडेंटिफाई करें। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो कि ह्यूमन डीएनए को मिलकर बनाते हैं, तो उनका सीक्वेंसिंग कर सकें। सीक्वेंसिंग करने के बाद, स्टडी करने के बाद हम इनको स्टोर कर सकें एज ए इंफॉर्मेशन इन द डाटा बेसिस, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ टूल्स, जो डाटा एनालिसिस के टूल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकें जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर डाटा को स्टोर भी कर सकें और उसको फटाफट से एनालाइज भी कर सकें, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है इसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज
ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स सच एज़ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। यानी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को भी बना सकते हैं जो कि हमारी इस इंफॉर्मेशन को इंडस्ट्रीज़ तक भी पहुंचाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी ड्रग वगैरह का जो है पता लगाया है और उस ड्रग को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम अपने लेवल पे तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो लोग भी एक बड़े लेवल पर उस ड्रग को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वैक्सीन्स हैं, ठीक है, आजकल जैसे कोवैक्सीन है, तो उसको सिर्फ हम लेबोरेटरी में अगर सिंथेसाइज़ करेंगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जितनी पॉपुलेशन है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इंडस्ट्रीज़ को उसका इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें ताकि सभी लोगों तक वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़, एलसी। देखिए, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, ये हमारे कुछ सामाजिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ लीगल चीज़ें होती हैं, कुछ एथिकल मतलब कि जो बड़े लोग जिस तरीके से सोचते हैं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी राइज़ हो सकती है इस प्रोजेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हम ह्यूमन जीनोम हमने स्टडी कर लिया। अब एक इंसान जो है उसने इस तरीके से ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर लिया कि वो ह्यूमंस का क्लोन बना सकता है, तो ये एक एथिकल इशू है, ये एक इलीगल इशू है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंसान का या फिर किसी भी चीज़ का इस तरीके से क्लोन बनाना और तरह तरह की इलीगल चीज़ें करना, तो ये इलीगल होता है, ठीक है। सोशल इश्यूज़ भी इससे क्रिएट हो सकते हैं। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 13 इयर्स तक चलने वाला एक कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये सब, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी बहुत सारे जितने भी कंट्रीज़ थी उन्होंने इसमें हेल्प की है। कंप्लीट हुआ था 2003 में। तो इसमें बहुत सारे जो हमारी जीन्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पता लगाया था, जिससे कि हम लोग किसी भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट यानी कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे हम ह्यूमन बींग्स को बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा भी होता है। सो और भी बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर हम राइस की बात करें तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट, ये पूरा आप लोगों के कोर्स में भी है और ये पढ़ना भी है आपको। तो ये हम लोग कंप्लीट इसकी कोडिंग कर चुके हैं। कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, सिनोरे हैबिलिस एलिगेंस, तो ये एक निमेटोड है। ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, इसका हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। राइस की हम कर चुके हैं। अरेबिडोप्सिस, ये भी एक प्लांट है, इसकी भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ह्यूमंस के अलावा जिनका हम पूरा सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। अभी ह्यूमन जीनोम जो है उसकी अभी पूरा सीक्वेंसिंग नहीं हो पाया है। क्या मेथडोलॉजीज़ होते हैं सीक्वेंसिंग की? तो जो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसमें हम लोग बहुत सारी जो हैं कंडीशंस उनको यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। तो बाकी जो मेथडोलॉजीज़ हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, 1-2 टॉपिक और हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।